उधम सिंह नगर के किच्छा इलाके में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। यहां के शंकर फार्म की कच्ची बस्ती में बने घरों में एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी बिजली के मीटर बदलने पहुंचे थे। इसकी खबर जैसे स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ को हुई, वो मौके पर पहुंचे। बेहड़ इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पहले प्रीपेड मीटर की पेटी से मीटर निकाले, फिर एक एक कर सभी बॉक्स को जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। तिलक राज बेहड़ का मन जब इतने से भी नहीं भरा तो उन्होंने हाथ में ईंट लेकर देखिए किस तरह से मीटर को चकनाचूर कर रहे हैं। बेहड़ का आरोप है कि राज्य सरकार जनता के साथ साजिश कर रही है, प्रीपेड मीटर लगाकर बिजली महंगी की जा रही है। बेहड़ ने ऐलान कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे, भले ही सरकार उन्हें जेल में डाल दे। इच्छा में जहां मीटर लगेगा वही मैं तोड़ूंगा, एक नहीं चाहे 50 मुकदमे मेरे खिलाफ लग जाए, जेल चला जाऊंगा। मीटर किच्छा विधानसभा में नहीं लगने दूंगा। मैंने प्रण लिया है, आज फिर दोहरा रहा हूं, किच्छा विधानसभा में मीटर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। हल्द्वानी के नए नवेले मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम धामी के नक्शे कदम पर चलते हुए गजराज ने हल्द्वानी में व्यापार करने वाले हर रेहड़ी पटरी वाले को रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया है। हल्द्वानी में अब वही रेहड़ी पटरी वाले व्यवसाय कर सकेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन पहचान पत्र के साथ ही नगर निगम में होगा। साथ ही दुकानदार को रेहड़ी पर अपने नाम की प्लेट भी लगानी होगी। नए मेयर को इस फैसले के पक्ष में और विपक्ष में दोनों ही तरफ से पार्षदों का खुला समर्थन मिल रहा है। वो शहर की सुरक्षा और बढ़ते अपराधों पर लगाम के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को जरूरी बता रहे हैं। जो हल्द्वानी में हाट बाजार लगती हैं या जो ठेले लगते हैं या जो ठेलों पर काम करते हैं, उन सब से हमने कहा है कि वो निगम में जो निगम के अंतर्गत लगाते हैं वो सब अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना परिचय पत्र निगम को दें कि हम कहां से आए हैं, कौन लोग हैं, क्या हैं, उनका पूरा ब्यौरा निगम के पास होना चाहिए। ये एक सुझाव दिया है हमारे मेयर साहब ने और इसके ऊपर बहुत जल्दी अमल करा जाएगा। लेकिन जो हमारा सोचना है, जो और शहर के हिसाब से सोचना है, जो कानून व्यवस्था के हिसाब से सोचना है, ये बहुत अच्छा फैसला है कि इनका सत्यापन होना चाहिए, हर जगह सत्यापन होना चाहिए। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। संसद भवन में महेंद्र भट्ट ने शाह से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली चुनाव जीत की बधाई दी और उत्तराखंड के सामयिक मुद्दों पर भी बातचीत की। कांग्रेस नेता हरीश रावत अक्सर ही मुख्यमंत्रियों की तारीफ करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को विपक्ष को रौंदने वाला प्रचारक बताया। अब ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस नेता हरीश रावत ने 24 घंटे में 2 सोशल मीडिया पोस्ट किए। दोनों पोस्ट में एक बात कॉमन है कि दोनों पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र है। पहली पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा में कौन ज्यादा हिटर है, ये बात हरीश रावत ने लिखी। दूसरे पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री ने हालात को चिंताजनक बताया और लिखा कि बीजेपी के पास इस समय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के रूप में विपक्ष को रौंद देने वाले जबरदस्त प्रचारक हैं। दिल्ली जीते उससे पहले ही बिहार की तैयारी, ये है आज की बीजेपी। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ लड़ रहे हैं और ऐसे में हरीश रावत की तरफ से रौंदने वाले प्रचारक की बात देश में कांग्रेस के भविष्य और नेतृत्व पर कई सवाल खड़े करती है। वहीं हरीश रावत की बात से कांग्रेस के नए पुराने नेता ही इत्तेफाक नहीं रखते। हमारे पास जहां तक लीडरशिप की बात है कोई कमी नहीं है, कोई वैक्यूम नहीं है। रावत जी के कोई बात उन्होंने कही है, उस पर मैं कोई बात कहूं तो कदापि उचित नहीं है। हरीश रावत जी ये कहना चाहते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इतने अच्छे प्रचारक हैं कि उनके आगे राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी की जो उन्होंने कैंपेन किया वो थोड़ा कम था। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें कार्यकर्ताओं का जो है मनोबल गिराने का कार्य करती हैं और इस समय मुझे लगता है वरिष्ठ नेताओं को ऐसी बयानबाजियों से दूर रहना चाहिए।
दिल्ली चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करना कांग्रेस नेताओं के गले नहीं उतर रहा, तो बीजेपी कांग्रेस के मंझे हुए नेता हरीश रावत के बयान से खासी खुश है। बीजेपी के मुताबिक हरीश रावत को कांग्रेस का भविष्य दिख रहा है और साथ ही साथ ये भी कह दिया बीजेपी ने कि 2027 से पहले हरीश रावत कहीं उनकी पार्टी यानी कि बीजेपी में ही शामिल न हो जाएं। माननीय हरीश रावत जी की पूरी आत्मा तो इधर आ गई, शरीर वहां पर है कांग्रेस में। कांग्रेस के अंदर कुछ रह भी नहीं गया। अब जो मजे हुए नेता है, जो अच्छे लीडर्स थे, उन्होंने बाकायदा कांग्रेस को अलविदा कह करके जो है भारतीय जनता पार्टी कुछ ने ज्वाइन किया, कुछ ने वैसे छोड़ दिया है। और अब मुझे माननीय हरीश रावत जी का भी ऐसा ही लग रहा है कि कुछ दिन बाद वो इधर ही आने के मूड में है और उनका हम स्वागत करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत वक्त वक्त पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हैं, लेकिन अब दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार के बाद पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ करना कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये भी कि क्या हरीश रावत को अपने पार्टी नेतृत्व और अपने पार्टी पर भरोसा नहीं रहा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूपी के प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान किया। सीएम धामी परिवार समेत त्रिवेणी संगम पहुंचे और वहां पवित्र स्नान किया। इस दौरान सीएम धामी ने अपनी मां को भी स्नान कराया। सीएम धामी ने कहा कि ये उनके जीवन के उन अमूल्य और भावुक क्षणों में से एक है जिन्हें शब्दों में पिरोना संभव नहीं है। तो ये कल की तस्वीर है जब सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने परिवार के साथ पहुंचे संगम स्नान के लिए। सबसे पहले वो बोट के जरिए अरैल घाट से संगम घाट पहुंचे, जहां पर अपने परिवार के साथ काफी वक्त उन्होंने संगम में बिताया, पवित्र स्नान किया, साथ ही भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और फिर मां गंगा की पूजा अर्चना की। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी धर्मपत्नी गीता धामी, उनके सुपुत्र और माताश्री मौजूद थी। यहाँ पर एक पल ऐसा भी आया जो बहुत आप कह सकते हैं दिल को छू लेने वाला, जहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की माता वो खुद जल में बैठ गई थी और सीएम धामी उन्हें नहलाते दिखे, अपने हाथों में पानी भरकर सूर्य को अर्घ्य देने का ये वीडियो आप देखिए। परिवार के साथ कुछ पल बिताया सीएम धामी ने और इस पल को अपने जीवन के उन पलों में शुमार बताया जिन्हें भूल पाना मुश्किल है। गाना अपने आप में बहुत बड़ा धर्म का काम है और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से ही माँ गंगा भी आती है, यमुना भी आती है और संगम में आकर डुबकी लगाई है और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही मैं कहूँ कि मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी इन करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला है। तो सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के बनबसा में राष्ट्रीय खेलों के तहत चल रही रिवर राफ्टिंग कंपटीशन के समापन पर पहुंचे और इस मौके पर सीएम ने राफ्टिंग कंपटीशन का आनंद उठाया। जीत दर्ज करने वाले प्रतिभागियों को मेडल दिया। साथ ही धामी ने कहा कि उनकी कोशिश उत्तराखंड को ड्रग मुक्त करने की है। सरकार प्रयास कर रही है कि युवा नशे से दूर होकर खेलों के प्रति अपना रुझान बढ़ाएं। मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य के जो हमने राज्य में ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का संकल्प लिया है, ये जो खेल है, खेलों के स्ट्रक्चर हैं, हमारे नौजवान युवाओं को खेलने के लिए जो अच्छे स्टेडियम मिलने वाले हैं, अच्छे स्थान मिलने वाले हैं, अच्छी सुविधाएं मिलने वाली हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाले हैं।
हल्द्वानी में 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को राज्य की धामी सरकार यादगार बनाना चाहती है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने इसी कार्यक्रम के समापन से जुड़ी एक बैठक सोमवार को हल्द्वानी में की, जिसमें सारी तैयारियों की समीक्षा की गई। माउंटेन बाइकिंग में उत्तराखंड की सुनीता श्रेष्ठ ने राज्य के लिए कांस्य पदक जीता है, जबकि महाराष्ट्र की परिणीता सुमंत को स्वर्ण और कर्नाटक के स्टार नजूरी को रजत पदक मिला है। वहीं पुरुष एमटीबी में खुशीराम को गोल्ड, खरिक सिंह तेगपू को रजत और कमलेश राणा को भी सिल्वर मेडल मिला। नेशनल गेम्स में एमटीबी को पहली बार जोड़ा गया है, जिसमें 19 राज्यों के 72 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स के बीच हल्द्वानी में एक ऐसा खेल भी खेला जा रहा है, जिसमें आपको एक साथ 5-5 गेम देखने को मिलेंगे। अगर आप एक ही खिलाड़ी को पहले रनिंग, फिर स्विमिंग और फिर निशाना साधते या फिर फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी करते देखना चाहते हैं, तो ये खेल आपको अपनी ओर खींचेगा। कभी रनिंग, कभी स्विमिंग, कभी लेजर गन से निशाना और फिर तलवारबाजी, ये सब ओलंपिक खेलों में शामिल मॉडर्न पेंटाथलॉन गेम का हिस्सा है और इसकी झलक हल्द्वानी में चल रहे नेशनल गेम्स में देखने को मिल रही है। भले ही मॉडर्न पेंटाथलॉन नाम का ये खेल ज्यादा पॉपुलर ना हो, लेकिन इसी खेल की बदौलत उत्तराखंड का नेशनल गेम्स पदक तालिका में स्थान 6 नंबर पर पहुंच गया है, क्योंकि इस खेल में उत्तराखंड अभी तक 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 पदक हासिल कर चुका है। और ये जितने बच्चे उत्तराखंड के बच्चे आपको रिजल्ट दे रहे हैं, ये पिछले एक दिन का रिजल्ट नहीं है, पिछले 3-4 साल से लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आज इस मुकाम पे खड़े हुए हैं कि आपको ये मेडल दे पा रहे हैं। क्योंकि पिछले गोवा में हम मेडल से चूक गए थे। वो हमारे बच्चों का पहला नेशनल था, तो थोड़ा अनुभव की कमी और थोड़ा इक्विपमेंट की कमी, जो संसाधन बाद में हमने जुटाए। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट में सपोर्ट कर रही, तो हम थोड़ा और ऊपर चले गए हैं। दरअसल मॉडर्न पेंटाथलॉन, जिसमें तैराकी, तलवारबाजी, घुड़सवारी यानी कि जिसकी जगह अब शो जंपिंग ने ले ली है, तो लेजर गन शूटिंग और रनिंग भी शामिल है। ये एक बेहद मुश्किल खेल है, लेकिन नेशनल गेम्स में उत्तराखंड समेत दूसरे राज्यों से आए खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में अपना खूब जलवा बिखेर रहे हैं और बेहद उत्साहित भी हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम किया मॉडर्न पेंटाथलॉन। मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ स्विमिंग में, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था एंड इसको अभी आगे कंटिन्यू करना है और बेटर करना है। एंड एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा था और बेटर करना है। मॉडर्न पेंटाथलॉन की शुरुआत साल 1912 के ओलंपिक से हुई थी, जिसके नियमों में बीच बीच में बदलाव होते रहे, लेकिन ये किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा रहा। ऐसे में भारत में भी ये गेम तेजी से पॉपुलर हो रहा है और उत्तराखंड के काशीपुर में तो इसकी ट्रेनिंग एकेडमी भी स्थापित हो चुकी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। कहते हैं माँ ही बच्चे की पहली गुरु होती है, लेकिन देहरादून में एक बेटे ने माँ को प्रेरित किया और माँ ने उस प्रेरणा को अपनी ताकत बनाकर इतिहास रच दिया। क्या है ये कहानी, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये हैं 55 साल की सर्वजीत कौर, जिन्होंने थाईलैंड में हुई मास्टर्स आर्चरी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। लेकिन इस सफलता के पीछे उनके बेटे का अहम योगदान है। सर्वजीत का बेटा खुद एक आर्चर है। सफलता की इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब सर्वजीत कौर ने अपने बेटे को आर्चरी खेलते देखा और बेटे के जुनून और मेहनत ने उन्हें इतना प्रेरित किया कि उन्होंने खुद इस खेल को अपनाने का फैसला किया, जिसके बाद सर्वजीत ने कड़ी मेहनत की और अब वो गोल्ड मेडलिस्ट बन चुकी हैं। तो देखते देखते मेरे भी मन में आया और एक दिन मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा मैं भी कर सकती हूँ। बोला क्यों नहीं, अगर आपके मन में जुनून है तो कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कहा मेरे मसल काम करेंगे, मेरी हड्डियां ऐसी हैं। बोलता नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, आप तो आप करिए।
तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया। इसने मेरे को सिखाया, बेटे ने बताया कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। जैसे जैसे इसने बताया मैं वैसे वैसे करती गई। इसने मेरे को 1 महीने का टाइम दिया कि अगर आप 1 महीने में इतना कर पाओगे। मैंने वो 1 हफ्ते में ही कर दिया। अच्छा। जो 1 महीने का टाइम दिया था मैंने 1 हफ्ते में ही करके दिखा दिया। और इसने मेरे को गले से लगा लिया, बोलता मम्मी आप कर सकते हो बेट। मैं फर्स्ट टूर्नामेंट देहरादून खेला था, वहां मेरे 2 गोल्ड थे। उसके बाद मैं गोवा गई थी, 1 गोल्ड लाई थी और 1 ब्रॉन्ज लाई थी। फिर तीसरा ये इंटरनेशनल मैंने खेला। अच्छा, ये पहला इंटरनेशनल आपका? हाँ जी, पहला इंटरनेशनल। हाँ जी, अभी मैं वर्ल्ड कप के लिए जाना है। अच्छा। मई में 22 मई को जाना है मैंने। सर्वजीत कौर की ये सफलता सिर्फ एक मेडल जीतने की कहानी नहीं, बल्कि ये साबित करती है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर जुनून और मेहनत हो तो कोई भी नया सफर शुरू किया जा सकता है। कि काफी अच्छा स्कोर मारा। इतना स्कोर तो मैं प्रैक्टिस में भी नहीं मार पाती थी, पर उनको जो मोटिवेशन मिली है वहां जाके खेलने की इतने लोगों के बीच, तो मैं बहुत खुश हुआ कि और अच्छा कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि अभी जो सीनियर की हमारी टीम बनेगी उत्तराखंड भी, उनके लिए भी ट्रायल दें, क्या पता उसमें भी सिलेक्ट होकर हम दोनों साथ में खेल पाए। क्या लगता है शिष्य भी साथ में आ गई? माँ को भी शिष्य बना दिया? जरूर सर, जरूर। उनको उनकी वजह से तो मैं यहाँ पे हूँ आज। मेरे को भी पूरा बनता है उनको वापस देने का। गौरव का क्षण है कि बेटा तो कर ही रहा है, माँ भी कर रही है। प्रेरणा, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि मतलब इतना अच्छा स्कोर मारना और बिना ट्रेनिंग के, सेल्फ ट्रेनिंग के आधार पे, तो हमारे आर्चरी के लिए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वहीं अपनी मां को गोल्ड जीतने पर बेटा भी बेहद खुश है। सर्वजीत कौर की ये कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो ये सोचते हैं कि एक उम्र के बाद अपने सपने पूरे नहीं किए जा सकते। लेकिन सच तो ये है कि अगर हौसला बुलंद है तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र वर्तवाल की रिपोर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, लेकिन लिव इन में रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे लड़के या लड़की में कोई एक SC, ST यानी कि अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखता है, तब ऐसे जोड़े का लिव इन में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। यानी उनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। मतलब ये कि लड़का या लड़की में से कोई भी ST कैटेगरी में आता है तो दोनों रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। मामला पेचीदा है, इसलिए एक्सपर्ट्स भी इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की मेंबर प्रोफेसर सुरेखा जंगवाल का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 342 के मुताबिक अनुसूचित जनजाति को इस कानून से बाहर रखा गया है, इसलिए अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों पर यह कानून लागू नहीं होगा। हमने इसमें आर्टिकल 342 जो संविधान का है उसके तहत SC कम्युनिटी एग्जेम्प्टेड है UCC से। तो एक बार वो UCC से एग्जेम्प्टेड है तो UCC के जितने भी प्रावधान है, चाहे वो शादी का है या तलाक का है या लिव इन का है, वो कम्युनिटी उससे एग्जेम्प्टेड है। अल्मोड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर फरवरी महीने में ही जंगलों में आग ताकुला, हवालबाग और चौखुटिया के जंगलों में लगी है। वन विभाग आग बुझाने में जुटा हुआ है। बारिश और बर्फबारी कम होने की वजह से जंगलों में आग लग रही है।